हेलो एवरीवन, आज हम लोग कक्षा 6 से सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 2 विविधता एवं भेदभाव का डिस्कशन करने वाले हैं। पहला हेडिंग, भेदभाव का अर्थ। भेदभाव का क्या अर्थ है? किसी व्यक्ति या समूह के साथ वर्ग या श्रेणी के आधार पर, नस्ल, धर्म, लिंग और के आधार पर अनुचित व्यवहार भेदभाव है। किसी व्यक्ति या समूह के साथ, किसी व्यक्ति या समूह के साथ वर्ग या श्रेणी, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, समूह भी, वर्ग या श्रेणी भी हो सकता है, के आधार पर, नस्ल, धर्म और लिंग के आधार पर अनुचित व्यवहार भेदभाव कहलाता है। भेदभाव की परिभाषा। दूसरा पॉइंट, जब किसी व्यक्ति के साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है या उसकी गरिमा का उल्लंघन किया जाता है, उसे भेदभाव कहते हैं। भेदभाव किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति के साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है, अनुचित व्यवहार किया जाता है या उसकी गरिमा का उल्लंघन किया जाता है तो उसे भेदभाव कहते हैं। दूसरा हेडिंग, भेदभाव के प्रकार। भेदभाव के कितने प्रकार होते हैं? आयु के आधार पर, विकलांगता के आधार पर, लिंग के आधार पर, आनुवंशिकता के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल और रंग के आधार पर। भेदभाव के इतने प्रकार होते हैं। आयु के आधार पर भेदभाव किया जाता है, विकलांगता के आधार पर, यदि कोई विकलांग है तो उसे भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है। लिंग के आधार पर महिला पुरुष में भेदभाव किया जाता है। आनुवंशिक के आधार पर, कोई दूसरे वंश का हो तो उसे आनुवंशिक आधार पर, और राष्ट्रीयता के आधार पर, कोई किसी दूसरे देश के लोगों पर भी भेदभाव किया जाता है। धर्म के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है तथा नस्ल और रंग के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। दूसरा हेडिंग, पूर्वाग्रह की परिभाषा। पूर्वाग्रह किसे कहते हैं? जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेता है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। जब हम किसी के बारे में, कोई भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, पहले अच्छी तरह से जानने के बिना पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, किसी राय को बनाकर हम उसे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेता है। तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेता है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। ज़्यादातर जो हम राय दूसरों पर बनाते हैं या अपने दिमाग में डालते हैं वह उससे बिना मिले होता है। यह राय ज़्यादातर नकारात्मक होता है। पूर्वाग्रह के उदाहरण, जैसे शहरी लोग ग्रामीणों को अज्ञानी मानते हैं तथा ग्रामीण लोग सारे लोगों को स्वार्थ और पैसे के पीछे भागने वाले मानते हैं। शहरी लोग ग्रामीणों को क्या मानते हैं? अज्ञानी मानते हैं तथा ग्रामीण लोग, यहाँ शहरी होगा, शहरी लोगों को स्वार्थी और पैसे के पीछे भागने वाले मानते हैं। शहरी लोग कभी ज़्यादातर एक दो लोगों को ही मिले होंगे, इसलिए वे लोग सारे गाँव वालों को अज्ञानी मानते हैं। ऐसा नहीं है, गाँव वाले भी बहुत ही ज्ञानी होते हैं तथा ग्रामीण लोग शहरी लोगों को क्या मानते हैं? स्वार्थी और पैसे वाले। सभी शहरी लोग स्वार्थी और पैसे वाले, पैसे के पीछे भागने वाले नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। इसलिए हमें किसी के प्रति पूर्वाग्रह बिना उससे मिले नहीं रखना चाहिए। पूर्वाग्रह के परिणाम, इससे एक दूसरे के बीच मतभेद पैदा होते हैं। यह सामाजिक असमानता है। पूर्वाग्रह से एक दूसरे के बीच क्या होते हैं? मतभेद पैदा होते हैं। बिना किसी को जाने किसी के बारे में धारणा बनाना पूर्वाग्रह है और किसी के बारे में नहीं जानना पूर्वाग्रह से यह मतभेद पैदा करते हैं। दूसरा हेडिंग, लड़के और लड़कियों में भेद। लड़के और लड़कियों में भी भेदभाव होते हैं। पहला, लड़के और लड़कियों के बीच समाज में होने वाले अलग अलग व्यवहार और अपेक्षाएं ही लिंग आधारित भेदभाव कहलाती है। लड़के और लड़कियों के बीच समाज में होने वाले अलग अलग व्यवहार और अपेक्षाएं लिंग आधारित भेदभाव कहलाते हैं। लड़के और लड़कियों में भी भेदभाव होते हैं। दूसरा पॉइंट, समाज में लड़कों को बोला जाता है कि लड़के बहादुर होते हैं, छोटी छोटी बातों पर रोते नहीं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी भावनाओं को दबाएं। समाज में लड़कों को बोला जाता है कि लड़के बहादुर होते हैं, छोटी छोटी बातों पर उन्हें रोना नहीं चाहिए। जब भी कोई लड़का कहीं गिर जाता है या कहीं चोट लग जाता है तो वह रोता है। ऐसे में समाज उसको बोलता है कि लड़के बहादुर होते हैं, छोटी छोटी बातों पर उन्हें रोना नहीं चाहिए और उनकी भावनाओं को दबाया जाता है। यह भी लड़कों के साथ एक भेदभाव होता है। तीसरा, वही लड़कियों को नाजुक समझा जाता है, उनका रोना सामान्य माना जाता है। वही समाज लड़कियों को नाजुक समझता है तथा उनके रोना को एक सामान्य घटना मानता है। पर किसी का रोना एक सामान्य घटना नहीं होता है। किसी कारण से वह रो रहा है, उसको जानना
समाज को उसको पता करना चाहिए कि वह क्यों दुखी है। तीसरा, रूढ़िवादी धारणाएं। पहला पॉइंट, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िवादी धारणाएं कहते हैं। जब हम किसी व्यक्ति की छवि को एक ही छवि में बांध देते हैं, किसी व्यक्ति की छवि को एक ही छवि में बांध देते हैं और उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़िवादी धारणाएं कहते हैं। जैसे दूसरा पॉइंट, घर का काम सिर्फ औरतें या तकनीकी काम सिर्फ पुरुष करते हैं। जैसे कि हम अक्सर मानते हैं कि घर का काम औरतें करते हैं, यह हमारी एक रूढ़िवादी धारणा है तथा तकनीकी काम केवल पुरुष ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, घर का काम पुरुष भी कर सकते हैं और तकनीकी काम महिलाएं भी कर सकती हैं। आजकल बहुत सारी महिलाएं तकनीकी काम करती है तथा देश का शासन भी चलाने में सक्षम है। तीसरा, कभी कभी हम किसी खास देश या धर्म के लोगों को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ मानते हैं, परंतु यह हमारी रूढ़िवादी धारणा है। कभी कभी हम किसी खास देश या धर्म के लोगों को कंजूस, अपराधी और बेवकूफ़ मानते हैं, यह हमारी रूढ़िवादी धारणा है, क्योंकि हम उस देश के सभी नागरिकों से नहीं मिले, एक दो नागरिकों से मिले हैं जो शायद वे कंजूस या अपराधी हो सकते हैं, पर देश के सभी नागरिक कंजूस या अपराधी नहीं होते हैं। उनके बारे में हमें पहले से कोई धारणा नहीं बनाना चाहिए बिना उनसे मिले। दलित। पहला, दलित शब्द का अर्थ। दलित वह शब्द है जो नीची कहे जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित किसे कहते हैं? दलित वह शब्द है जो नीची कहे जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नीची कहे जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। वे लोग दलित शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरा, दलित का मतलब है जिन्हें दबाया या कुचला गया। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। दलित का अर्थ क्या होता है? दबाया या कुचला गया। वे लोग जिन्हें सदियों से जाति आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ा, उन्हें दलित कहते हैं। उन्हें दलित शब्द का अर्थ होता है दबाया या कुचला गया। उन्हें दबाया या कुचला गया, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। आज़ादी के बाद सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति में रखती है। अनुसूचित जाति में रखकर उन्हें विशेष आरक्षण देती है, जिससे वे राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो सकते और अपना विकास कर सके। दूसरा हेडिंग, विकलांगता। विकलांगता किसे कहते हैं? विकलांग वह व्यक्ति है जो किसी शारीरिक या मानसिक कारण से दैनिक कार्य सामान्य रूप से नहीं कर पाते हैं, जैसे बोलना, चलना, देखना, सुनना और समझना। विकलांग कौन है? विकलांग वह व्यक्ति है जो शारीरिक और मानसिक दोनों, विकलांगता दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक, के कारण से अपने दैनिक कार्य सामान्य रूप से नहीं कर पाते, अच्छी प्रकार से नहीं कर पाते हैं, जैसे कि बोलना, चलना, देखना, सुनना और समझना, ये सब विकलांगता के प्रकार हैं। दूसरा, इस तरह के लोगों को खास देखभाल की जरूरत होती है, इन्हें दिव्यांग भी कहा जाता है। विकलांग लोगों को एक खास देखभाल की जरूरत होती है। सरकार विकलांगों के लिए बहुत ही सारी योजनाएं चलाती हैं। विकलांग लोगों को दिव्यांग भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें दिव्य अंग मिला होता है, वे लोग ज़्यादा सक्षम काम कर सकते हैं। दूसरा हेडिंग, असमानता और भेदभाव। पहला, भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी धारणा के आधार पर व्यवहार करते हैं। भेदभाव कब होता है? जब लोग पूर्वाग्रह, किसी के बारे में पूर्व धारणा बना लेते हैं, के आधार पर व्यवहार करते हैं। जैसे किसी के बारे में हम लोग कोई खास धारणा बना लेते हैं, तब हम उसके साथ भेदभाव करते हैं। इसलिए हमें किसी के बारे में पहले से धारणा नहीं बनाना चाहिए बिना उनसे मिले या उनसे बात किए। दूसरा पॉइंट, जैसे किसी गतिविधि में भाग लेने से रोकना, किसी खास नौकरी को करने से रोकना, किसी मोहल्ले में रहने नहीं देना, एक ही हैंडपंप या कुएं से पानी नहीं लेने देना आदि भेदभाव है। भेदभाव कहाँ हम लोग करते हैं? किसी गतिविधि में भाग लेने से किसी को रोकना, वे भेदभाव होता है। किसी खास नौकरी को करने से रोकना, ये भी एक भेदभाव है। या किसी मोहल्ले में किसी को नहीं रहना, यह भी एक भेदभाव है। एक हैंडपंप या कुएं से पानी नहीं लेने देना, ये भी भेदभाव के प्रकार हैं। भेदभाव के कारण,
आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक। भेदभाव भेदभाव आर्थिक भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी और सामाजिक भी। भेदभाव अनेक प्रकार के होते हैं। समानता के लिए संघर्ष। पहला, दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने असमानता के खिलाफ संघर्ष किया। दलितों, औरतों और जनजातीय लोगों ने आज़ादी के बाद असमानता के खिलाफ संघर्ष किया और वे लोग भी समानता की मांग कर रहे थे जो उन्हें आज़ादी के बाद दिया गया। दूसरा, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। बहुत सारे दलितों को ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश करने के लिए संघर्ष किया। वे लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। आज आज़ादी के बाद दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश करने के लिए संघर्ष किया। तीसरा, महिलाओं ने भी पुरुषों के समान अधिकार की मांग की। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं दिया जाता था और आज़ादी के बाद महिलाओं ने भी पुरुषों के समान अपने अधिकारों की मांग की। चौथा, छुआछूत को कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। छुआछूत को कानूनी रूप से आज़ादी के बाद सरकार ने खत्म कर दिया। पांचवा, लोग अपनी पसंद की नौकरी या काम चुनने लगे। लोग अब अपनी पसंद की नौकरी या काम चुनने लगे। पहले वे लोग अपनी पसंद से नौकरी या काम नहीं चुन सकते थे। जो उनके पूर्वज करते थे वही उन्हें भी करना पड़ता था, पर आज़ादी के बाद वे लोग कोई भी काम चुन सकते थे। छठा, लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई। आज़ादी के बाद लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानेंगे। पहला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्हीं की देखरेख में भारत का संविधान को रचा गया, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। वे दलितों के सबसे बड़े नेता थे। वे दलितों के हित के बारे में बहुत सोचे थे तथा उन्होंने दलितों के लिए बहुत सारे संघर्ष किए। दूसरा, अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे। उनकी जाति में पहले लोग कॉलेज की पढ़ाई नहीं पूरी कर पाते थे। वे लोग इसलिए अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए और कॉलेज पूरी करने के बाद वे वकील बनने के लिए इंग्लैंड भी गए। तीसरा, उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे भी आगे बढ़कर इस देश के लिए कुछ कर सके तथा अपने समानता के खिलाफ अपने समान अधिकार प्राप्त कर सकते। चौथा, उन्होंने आगे चलकर बौद्ध धर्म अपना लिया। वे जीवन भर समानता के पक्ष में संघर्ष करते रहे। उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने संघर्ष करते करते बौद्ध धर्म अपना लिया और वे जीवन भर समानता और समानता के पक्ष में संघर्ष करते रहे। वे जीवन भर दलितों के हित के लिए संघर्ष करते रहे।